हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल अटेम्प्ट टू लाइफ में। मैं हार्दिक। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर होने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। आप देख ही चुके होंगे कि पूरा बोर्ड सजा धजा हुआ है, क्या क्या इसमें टॉपिक पढ़ने वाले वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत सिंपल वे में अपने को सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आज का जो बच्चा अपना लेक्चर है, वो लेक्चर पूरा का पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर है, जहाँ पर कई सारे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पूछेंगे कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, कहाँ पे हमारा ग्रेविटी सबसे ज़्यादा लगता है। अगर मैं हाइट पे गया तो ग्रेविटी पे क्या असर पड़ेगा, अगर मैं अर्थ के अंदर गया दैट इज डेप्थ पे तो मेरे ग्रेविटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर मैं गोल्ड खरीदता हूँ और अगर मैं उसका वजन इक्वेटर पे रखता हूँ या तो पोल के ऊपर रखता हूँ तो क्या कुछ डिफरेंस है। तो ऐसे अमेजिंग टॉपिक के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो बच्चों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, सबसे हमारा जो पहला लेक्चर था वो तो सर्कुलर मोशन वाला, जहाँ पे अपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था केपलर्स लॉ के बारे में। फिर हमने पढ़ा सेकंड लेक्चर, जहाँ पर सेकंड लेक्चर में अपन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में अपन ने देखा था, जहाँ पे आपको को फॉर्मूला मिला था F इजिकल्स टू बड़ो जी m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, वेर F इजिकल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका यूनिट न्यूटन होता है। m1 और m2 इज द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। जो अपना d था दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस, याद है ना। इसके लिए जो बड़ो जी था वो हमारा कांस्टेंट था, उसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। ये जो बच्चों हमारा पूरा जो उसका वैल्यू था, इस वैल्यू के बारे में हमको बताया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश, बराबर। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन ने बात किया था, कई सारे एग्जाम्पल लिए थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमको इंक्लूड किया था यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर तुम बहुत हंसे थे ना। तो आज अपन इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का अपना टॉपिक होगा पढ़ना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, तो जब नीचे गिरता है तो गिरते समय उसके बॉडी में क्या क्या होता है। तो बच्चों, इसी को एक बार समझने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले एक अपना छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। तो बच्चों, एग्जाम्पल में मैं करता ये हूँ कि मैं इस मार्कर को नीचे से ऊपर फेंकता हूँ और देखते हैं कि इस मार्कर में हो क्या रहा है बेसिकली। तो बच्चों, जब मैं इस मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं इसको फेंक रहा हूँ तो स्टार्टिंग में जब वो मेरे हाथ में था तब वो रुका हुआ था, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन जब मैं इसको फेंकूंगा तो उसका स्पीड बढ़ता है ना, और जब इसका स्पीड बढ़ता है उसके बाद धीरे 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 कम होने लगता है, अरे हाँ या ना। और जब मैं इसको उड़ा रहा था तो एक पॉइंट पे आके वहाँ पर से ये रिटर्न मार दिया। क्या मैं कहूँ, जब वो ऊपर गया तो एक जगह पे आके वो रुक चुका होगा, जहाँ पे वो रुका वो उसका हाईएस्ट पॉइंट रहा होगा, क्योंकि उसके बाद वो नीचे आने वाला है। और उस हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों इस ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होता है, वेलोसिटी होता है, वो होता है 0। मतलब 0 पे शुरू हुआ, इसको मैंने स्पीड दिया, वेलोसिटी दिया, ऊपर गया हाईएस्ट पॉइंट पे, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, उसके बाद वो नीचे आने लगा और वो धरती पर गिर गया। अब मेरा तुमसे ये सवाल है बच्चों कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी दिया था, फेंका था, तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये ऊपर जाके इसका वेलोसिटी एक पॉइंट पर 0 जा रहा है और फिर वो नीचे गिरने लग जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो बच्चों, हम सबको पता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब होता ही है कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ तो जो ग्रेविटी है वो नीचे लग रहा है, अरे हाँ या ना। आपका वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे तरफ एक फोर्स लगते रहेगा। तो उस फोर्स के कारण जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर तो जाता है, लेकिन क्योंकि नीचे एक फोर्स खींच रहा है तो उसके कारण ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर रुक जाता है और बाद में वो नीचे की तरफ फ्लो करने जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। और जब बच्चों आपने बात नोटिस क्या, ऊपर 0, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम हो रहा था, 0 हुआ, अब जब नीचे गिरता है तो स्पीड बढ़ता है ना। अब स्पीड बढ़ क्यों रहा है, स्पीड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसी डायरेक्शन में एक फोर्स भी लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, आप रुके हुए हो, अगर मैं आपको जोर से धक्का दे रहा हूँ तो मुझे बताओ आपका जो स्पीड है वो घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि जो डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करता है, और एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है, अरे हाँ या ना। तो जो डायरेक्शन में अपना फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन काम करेगा और उसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होगा, दैट इज बढ़ेगा। यही कारण है कि जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ तो वो ऊपर जाता है,
हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचता है तो वहां पे उसका वेलोसिटी विल बी जीरो। वेलोसिटी जीरो हो गया। अब क्योंकि नीचे अर्थ का ग्रेविटी है, फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन भी लगता है। और क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा ना, तो अभी जीरो है तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और नीचे गिर जाएगा। आपको इसके ऊपर बच्चों सवाल पूछते हैं कि जब मैं स्टोन को ऊपर फेंकता हूँ तो वो नीचे क्यों आता है, जब उसको ऊपर स्टोन को ऊपर फेंकता हूँ, अब इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल वगैरह आ जाएंगे। तो उसका एक ही कारण है बच्चों, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार, जब भी फोर्स जो डायरेक्शन में लगता है उस डायरेक्शन में बच्चों हमारा एक्सेलरेशन भी लगता है। और क्योंकि यहाँ पर मेरा बॉल नीचे गिर रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा मार्कर नीचे गिर रहा है, और क्योंकि ये नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है ना। और ये एक्सेलरेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि कोई ग्रेविटी खींच रहा है उसको। तो उस एक्सेलरेशन को अपन कोई सादा एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, हम उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही चीज़ों को मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया। तो बच्चों मेरा टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो यूजुअली जब होता क्या है, अगर मैं एक स्टोन लिया और अगर मैंने इसको फेंका तो होता ही है कि जो स्टोन होता है वो हवा में जाता है, और एक पॉइंट पे जब उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पे आके उसका स्पीड जीरो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगता है। अब बच्चों मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि नीचे क्यों गिर रहा है, तो नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि नीचे एक फोर्स है, उसका नाम क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा। तो सेम, क्योंकि यहाँ पे हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा। और क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो मैं इस एक्सेलरेशन को बोलूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलूंगा बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो मेरा अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस ऑब्जेक्ट का, वो भी कहां लग रहा है बच्चों? नीचे की तरफ। अगर मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करूं जो हम मोशन में पढ़ते हैं, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन लग रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटो जी से। छोटो जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली ए और हमारा छोटो जी दोनों इक्वल ही है। तो अगर ये इक्वल है तो यूनिट भी सेम होगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे बच्चों हमारे एक्शन में, हमारे ग्रेविटी के टाइम पे जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। सिंपल पॉइंट है। अब बच्चों इसी टॉपिक को, इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने थोड़ा सा और एडवांस में उसका फॉर्मूला वगैरह कैसे आता है कैसे नहीं आता करके वो जरा अपन ने यहाँ पे देखा है। एक चीज मैं आपको बोल दूं कि बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज होते हैं कि बड़ो जी क्या है, छोटो जी क्या है। तो बड़ा जी इज अ कांस्टेंट, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। छोटो जी क्या है, तो वो एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल पॉइंट। उस एक्सेलरेशन से हमारा ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका कुछ तो वैल्यू होगा। जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करता था 9th वगैरह में, मोशन वाले चैप्टर्स वगैरह में, तो उस टाइम में क्या होता था, मुझे दिया रहता था कि फाइनल वेलोसिटी इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, आपको दिया रहेगा एक्सेलरेशन और आपको टाइम पूछेंगे। तो बच्चों जो एक्सेलरेशन है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना। तो सेम यहाँ पर भी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकता है, इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो हमको वही चीज यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसी को लेके हमारा टॉपिक है, दैट इज वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम सब अभी सरफेस पे खड़े हैं, तो इस सरफेस के ऊपर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू कितना है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, मुझे पता करना है। तो वेल बच्चों एग्जांपल लेते हैं। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर बच्चों इस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ूंगा, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ूंगा, तो आपको पता है बच्चों यहाँ पे दो तरह का फोर्स लग रहा है। सबसे पहला फोर्स हमारा अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज F इज इक्वल्स टू बड़ो जी m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। और जो एक और फोर्स लग रहा है वो तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता ही है ना, दैट इज मा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेम इसको फॉर्मूला निकालने के लिए अपन ने वैल्यू पुट किया कि यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्टोन के ऊपर दो फोर्स लग रहा है। सबसे पहला F इज इक्वल्स टू बड़ो जी, बड़ा M छोटा m अपॉन r का स्क्वायर। m1 m2 होता है तो मैंने उसको बड़ा M छोटा m लिख दिया। वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बड़ा M इज मास ऑफ अर्थ। अब जो ग्रेविटी लग रहा है वो अर्थ के तरफ लग रहा है ना, तो बड़ा M इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सॉरी मास ऑफ अर्थ।
छोटा m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोन अपॉन आर का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर यूजुअली अपने फॉर्मूला में डी स्क्वायर होता है, आप उसको आर का स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा, वेर आर इज नथिंग बट डिस्टेंस। सिंपल पॉइंट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अर्थ दोनों मिलकर एक फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों एक और फोर्स लग रहा है, वो फोर्स है हमारा मा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो फोर्स था ये दोनों मिला के लगा रहे थे। ये जो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सिर्फ स्टोन के ऊपर लग रहा है। तो यहां पर जो मास है वो छोटा m है, दैट इज स्टोन वाला मास। और क्योंकि ये नीचे गिर रहा है तो यहां पर जो बच्चों एक्सेलरेशन होगा मा वाला, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या मैं कहूं अभी नीचे गिर रहा है ना, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, दैट इज mg। तो मैं इस फोर्स को बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, इस फोर्स को बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरे एफ इक्वल है? तो फ्रॉम 1 and 2 मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू जी बड़ा एम छोटा एम अपॉन आर का स्क्वायर, मैंने यहां पर इस एफ के जगह पे एम जी पुट कर दिया। क्या मैं इस ए के जगह पे जी लिख दूं? अब क्योंकि जो मैं छोटा एम है और छोटा एम दोनों मास ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो कट जाएंगे। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला जी इज इक्वल्स टू बड़ा जी बड़ा एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा बेसिक फॉर्मूला, दैट इज छोटा जी इज इक्वल्स टू बड़ा जी दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय बड़ा एम दैट इज मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर। आर क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं सरफेस का, किसका बात कर रहा हूं? सरफेस का, कि जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो सरफेस पे कितना है। तो इस कंडीशन में जो मेरा सरफेस होगा, क्या मैं लिखूं? जो ये मेरा अर्थ है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे खड़ा है ना, और जो मेरा सेंटर है, सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट, क्या मैं ऑब्जेक्ट सरफेस पे ही है, तो जो उसका डिस्टेंस होगा क्या मैं कहूँ वो उसका रेडियस होगा। तो मैंने इस छोटे आर के जगह पे, डिस्टेंस की जगह पे मैंने रेडियस पुट कर दिया। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया सरफेस के लिए? जी इज इक्वल्स टू बड़ा जी अपॉन इनटू बड़ा एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, जहां पे जी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो एम है मास ऑफ अर्थ, जो हमारा आर है वो है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, बड़ा आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। और मैं छोटो आर को बड़ा आर क्यों लिखा? क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो जो डिस्टेंस है इट इज नथिंग बट रेडियस ओनली, क्योंकि वो सरफेस पे, अरे हाया ना, इसीलिए। ठीक है, अब तो मुझे ये बेसिक फॉर्मूला मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अगर आपको सवाल आता है एग्जाम में और आपको पूछेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, उसका फॉर्मूला निकालो, मतलब उसका वैल्यू निकालो, तो अगर आपको वैल्यू वगैरह दिया हुआ रहेगा तो आपका ये एक फॉर्मूला बनेगा फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो याद रखो छोटो जी इज इक्वल्स टू बड़ो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, छोटो जी इज इक्वल्स टू बड़ो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, छोटो जी इज इक्वल्स टू बड़ो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। समझा जी? अब आगे, अब बच्चों क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है, मैंने फॉर्मूला तो निकाल लिया, पर मुझे सरफेस का एक्चुअल वैल्यू निकालना है कि वो नंबर क्या है। तो बच्चों जो मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है बड़ा जी, क्या मुझे इसका वैल्यू पता है? 6.67 × 10⁻11, इसको मैं पुट कर दूंगा। अब जो यहाँ पर m है, क्योंकि ये अर्थ की बात हो रही है तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ होगा, तो जो अर्थ का मास होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। तो क्या मैं g का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई बाय ये m का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दूंगा अपॉन जो रेडियस है, हमारे अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर, तो अपॉन रेडियस का स्क्वायर कर दूंगा। और बच्चों अपन जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे सब वैल्यू कट विट करके मुझे वैल्यू मिलता है दैट इज अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे अर्थ का ऑन सरफेस, एस मतलब सरफेस, उसका वैल्यू आता है 9.77। क्या था बच्चों? 9.77। और क्योंकि ये हमारा एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इतना पॉइंट सिंपल है? एक बार है ना यहां से लेके यहां तक फटक से रिवाइज करवा रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा अर्थ का ग्रेविटी जो फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे हो क्या रहा है। तो जब मैंने स्टोन को ऊपर फेंका तो स्टोन ऊपर गया, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर उसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब इसका वेलोसिटी 0 क्यों हो गया? क्योंकि तो ऊपर जा रहा था पर कोई तो नीचे खींच रहा है ना, दैट इज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी वजह से वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऊपर पहुंच गया, वो 0 हो गया। अब क्योंकि यहां से वो नीचे गिरेगा तो मुझे पता है, मुझे न्यूटन बाबा ने बताया है कि जहां पर फोर्स लगता है वो एक्सेलरेशन भी लगाता है, तो फोर्स नीचे लग रहा है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे एक्सेलरेशन भी लगेगा। क्योंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से लग रहा है तो मैं इस एक्सेलरेशन को बोलता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
आज का पूरा लेक्चर का जो मेरा मेन हीरो है वो यही है। अब क्योंकि ये है तो एक्सेलरेशन ही, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने ये बेसिक चीज पढ़ लिया। अब मुझे पढ़ना था कि ये जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मेरे अर्थ के सरफेस पे कितना लगता है, वो नंबर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है निकालने का। तो फॉर वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मैंने क्या कर दिया, मैंने इस ऑब्जेक्ट का और अर्थ का, क्या उसके बीच में फोर्स लग रहा है, इट इज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल्स टू बड़ू जी बड़ा M अपॉन छोटा m अपॉन डी का स्क्वायर, सॉरी बड़ा जी मल्टीप्लाई बाय बड़ा M इंटू छोटा m अपॉन डी का स्क्वायर या तो r का स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, वो है मेरा माँ मतलब ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सेलरेशन। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है तो मैंने बताया ना कि जो मेरा ए होता है वो जी के इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो मैंने इस फॉर्मूला को लिख दिया mg, दोनों फोर्स है इक्वेट हो जाएंगे। तो F के जगह पे मैंने mg पुट कर दिया, तो mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यम यम कैंसल, g मुझे क्या मिला, बड़ो जी m अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये r क्या है, डिस्टेंस है ना, अब क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, मैंने सरफेस निकाल रहा हूं, तो सरफेस पे तो जो मेरा डिस्टेंस है क्या वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं एक बॉल के सरफेस पे हूं तो सेंटर से लेके जो उसका रेडियस है वही मेरा डिस्टेंस होगा ना। तो मैंने इस r के जगह पे बड़ा R लिख दिया, तो मुझे फॉर्मूला मिल गया g इज इक्वल्स टू बड़ो जी m अपॉन आर स्क्वायर, g इज इक्वल्स टू बड़ो जी m अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे g का m का r का वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो मुझे सरफेस के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलता है 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये कहानी है मेरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ चुका होगा। इसी को लेके अपना आगे का टॉपिक है, दैट इज वेरिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ जी। अब बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब जो मेरा अर्थ का ग्रेविटी है, क्या हमारे अर्थ का ग्रेविटी दैट इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जब मैं ग्रेविटी बोल रहा हूं मतलब आप ये समझ जाना। मेरा आपको ये सवाल है बच्चों कि जो हमारा अर्थ का ग्रेविटी है क्या वो हर जगह पे सेम होता है क्या? या तो अगर मैं अर्थ के यहां पे खड़ा हूं, या तो अगर मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, या तो अगर मैं अर्थ के बहुत ऊपर खड़ा हो गया, या तो मैं अर्थ के अंदर घुस गया, आजू बाजू खड़ा हो गया, तो क्या मेरा ग्रेविटी सेम होता है या मेरा ग्रेविटी अलग अलग हो जाता है? तो ये हमको पढ़ना है अभी कि क्या मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है या नहीं होता है। तो बच्चों मेरा आंसर है कि वो चेंज होता है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। तो इसी को चेंज होने को अपन बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएशन। वेरिएशन वर्ड का मतलब होता है चेंज। तो मुझे मेरा अगला टॉपिक है जो कि मुझे पढ़ना है वो है वेरिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ जी, कि जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो आपने कहा 9.77, क्या ये हमेशा इतना ही होता है, ये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, ये मुझे भी पढ़ना है। तो बच्चों ये 3 तरीके से चेंज होता है। सबसे पहला ये चेंज होगा अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप पोल पे खड़े हो तो अलग ग्रेविटी लगेगा, अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो तो अलग ग्रेविटी लगेगा। हाँ। अगर आप हाइट पे हो, धरती से ऊपर ऊपर जा रहे हो तो ग्रेविटी अलग अलग लगेगा। अगर आप अर्थ के अंदर में घुस रहे हो तो भी ग्रेविटी बदल जाएगा। तो इस बदलने वाला जो टॉपिक है दैट इज वेरिएशन, ये मुझे भी पढ़ना है। तो बच्चों वेरिएशन ऑन वैल्यू ऑफ जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मुझे बताओ इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? क्या मैं कहूं जी एम अपॉन आर का स्क्वायर? अरे हाँ या ना? अब ये जो बड़ा आर है वो तो सरफेस के लिए था। यूजुअली अगर सरफेस नहीं है तो यूजुअली मेरा फॉर्मूला क्या होगा? छोटा आ जाएगा ना, डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। क्या मैं कहूं ये जो जी है बड़ा जी, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हटा दो। जो मेरा एम है ये चेंज हो सकता है, जो मेरा ये आर है ये चेंज हो सकता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है मास के ऊपर और रेडियस के ऊपर। मास के ऊपर और रेडियस के ऊपर, रेडियस मतलब डिस्टेंस, मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर, सॉरी। जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर, मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर, मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। अगर मैं मास की बात करूं तो देखो जो जी और एम है सामने सामने है ना, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, अगर मास ज्यादा तो ग्रेविटी ज्यादा,
अगर मास कम रहेगा, सरफेस का मास कम रहेगा तो ग्रेविटी कम, सरफेस का मास ज्यादा ग्रेविटी ज्यादा, सरफेस का मास कम ग्रेविटी कम। पर अगर मैं बात करूं आर की, डिस्टेंस की, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर नीचे। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ग्रेविटी कम लगेगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटी ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली मुझे मालूम ये पड़ा कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। मास ज्यादा ग्रेविटी ज्यादा, और डिस्टेंस के केस में डिस्टेंस ज्यादा ग्रेविटी कम, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा। तो जो मेरा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है इट डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस। अब बच्चों 3 टॉपिक है, 3 तरह से हमारा वेरिएशन होता है ऑन द वैल्यू ऑफ जी। जहां पे सबसे पहला है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, सेकेंड वन इज चेंज विथ हाइट, थर्ड वन इज चेंज विथ डेप्थ। तो बच्चों सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब मेरे अर्थ के सरफेस पे उसका वैल्यू जी इतना है। लेकिन क्या सरफेस पे हर जगह पे उतना ही है क्या? नहीं, हमारे पास इक्वेटर है, हमारे पास पोल है बच्चों, तो इन सब एरिया में ना हमारा वैल्यू बदल जाता है। अब कैसे बदलता है, कितना बदलता है, हमको जरा देखना है। तो बच्चों अगर मैं सबसे पहले अर्थ की बात करूं, अर्थ के डायग्राम की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ है कि ये स्पेरिकल है क्या? नहीं, हमारा अर्थ स्पेरिकल नहीं है। जो हमारा हर अर्थ है वो हर समय घूमते ही रहता है। अब क्योंकि ये घूम रहा है तो वो ना बाजू में से थोड़ा बल्ज हो चुका है। बल्ज मतलब फैल चुका है, आपको दिख रहा है बाजू में से फैला हुआ है, और ये ऊपर से पोल से दबा हुआ है। तो याद रखो जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है, अर्थ का जो शेप होता है वो स्पेरिकल नहीं है। सरफेस बाजू में से, इक्वेटर के साइड में से, देखो इस साइड में से फैला हुआ है और पोल में से फ्लैट है। तो मैं बोलूंगा कि अर्थ का शेप इज फ्लैटन फ्रॉम पोल एंड इक्वेटर पे वो कैसे बच्चों? बल्जी। बल्जी मतलब चौड़ा है, फैला हुआ है। तो अगर मैं ध्यान से लॉजिक लगाऊं, जो मेरा जी है वो एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि अर्थ इक्वेटर का केस और पोल का केस दोनों अर्थ का ही है, तो यहां पे मास का कुछ होने वाला नहीं है, मास सेम ही है। जो फर्क करवाएगा वो डिस्टेंस होगा। अगर मैं बात करूं कोई ऑब्जेक्ट का पोल के ऊपर, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल के ऊपर है तो ऊपर से दबा हुआ है ना बच्चों। अब मुझे बताओ, ऊपर से अगर वो दबा हुआ है तो जो यहां का डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा, कम होगा, और क्योंकि वो बाजू में से फैला हुआ है तो यहां का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। अब पोल पे डिस्टेंस कम, रेडियस कम, अगर डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज्यादा। इसका मतलब पोल पे क्योंकि ऊपर से फ्लैट है और उसका डिस्टेंस कम हो गया, तो इसलिए यहां पर हमारा ग्रेविटी ज्यादा होता है, और लगभग इसका वैल्यू होता है 9.832 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बेसिकली 9.8। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब आगे अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे जो हमारा अर्थ है, क्या मैं कहूं वो बल्जी है? बल्जी मतलब फैला हुआ है। अब मेरा यहां पे अर्थ फैला हुआ है तो सेंटर से लेके सरफेस तक का, इक्वेटर का सरफेस तक का जो डिस्टेंस है क्या वो बढ़ जाएगा इसी कंपैरिजन में। डिस्टेंस ज्यादा ग्रेविटी कम। तो इस केस में इक्वेटर पे क्योंकि डिस्टेंस रेडियस ज्यादा है तो यहां पे ग्रेविटी कम लगता है, लगभग 9.7। तो पोल पे 9.8, इक्वेटर पे 9.7। आपको पूछेंगे कि हमारा जो वैल्यू ऑफ जी है वो पोल पे और इक्वेटर पे कितना है और कैसे बदल रहा है। तो मैं इसका आंसर कुछ ऐसा शुरू करूंगा, आप सुनना ध्यान से, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको आंसर कुछ ऐसा लिखूंगा कि क्योंकि हमको पता है, हिंदी में बताता हूं, आप जब उसको टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो यही जो मैं बोल रहा हूं वही सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारा अर्थ है वो स्पेरिकल नहीं है। स्पेरिकल नहीं है, पहला पॉइंट। जो हमारा अर्थ है वो हर वक्त घूमते ही रहता है, रोटेट करते रहता है, इट्स रोटेशन। अब जब वो रोटेट करता है तो इसके वजह से जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर वो बल्जी है, फैला हुआ है। जो मेरा पोल है वो दबा हुआ है, फ्लैटन है। फिर मैं लिखूंगा क्योंकि हमारा पोल दबा हुआ है तो सेंटर से लेके पोल तक का सरफेस डिस्टेंस कम हो गया ना, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा। तो इसीलिए क्योंकि वहां पे डिस्टेंस कम है, रेडियस बहुत कम है, तो वहां पे ग्रेविटी ज्यादा होता है, और ग्रेविटी लगभग 9.8 है। अगर बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर बल्जी है। बल्जी मतलब क्या? सेंटर से लेकर सरफेस तक चौड़ा हो चुका है, तो डिस्टेंस ज्यादा ग्रेविटी कम। तो यहां पर रेडियस बड़ा है तो ग्रेविटी कम, डिस्टेंस ज्यादा ग्रेविटी कम, तो यहां पे ग्रेविटी कम लगता है, वो तो लगभग 9.78 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर।
तो ये है हमारा सबसे पहला वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पोल पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम, पोल पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम, पोल पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम, पोल पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम। अब ध्यान से समझना, इसी पॉइंट को जो मैंने आपको एकदम इजी वे में बताया हो, इसी को मैंने एरो करके लिखा हो कि पोल पे हमारा अर्थ फ्लैट है, फ्लैट हुआ मतलब रेडियस कम हो गया, रेडियस कम, मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अगर रेडियस कम तो ग्रेविटी ज्यादा। तो यही कारण है कि सरफेस पे, पूरे दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, सरफेस पे ग्रेविटी इज हाईएस्ट, सरफेस पे ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट पोल, सरफेस पे ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट पोल, सरफेस पे ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट पोल, और वो होता है लगभग 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, तो इक्वेटर हमारा बल्जी है, बल्ज है मतलब फैला हुआ है। अब फैला हुआ है तो रेडियस ज्यादा हो गया। अगर रेडियस ज्यादा हो गया, अरे हाँ या ना, जुब जुब जुब, अभी ये बल्जी है मतलब रेडियस ज्यादा हो गया। अगर रेडियस ज्यादा हो गया, मुझे पता है कि ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, तो ग्रेविटी कम हो गया। तो सरफेस पे ग्रेविटी इज लोवेस्ट एट इक्वेटर। तो मैं ध्यान से ना एक चीज, कंक्लूजन को मैं एक जगह पे लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं। तो बच्चों मेरा कंक्लूजन ये है कि सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे मेरा कंक्लूजन देखो, सरफेस पे दो एरिया है, एक है पोल, एक है इक्वेटर, ठीक है। अब पोल पे ग्रेविटी मैक्सिमम है, जी मैक्स मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है, और इक्वेटर पे जी मिनिमम है। ये बात है सरफेस की। किसकी बात है? सरफेस की। ये पूरी दुनिया के लिए मत सोचना, सिर्फ सरफेस के लिए बात कर रहा हूं, पक्की बात है। अगर मैं इसको लॉजिकली एप्लीकेशन पे लेके जाऊंगा, इसका ये मतलब होता है कि अगर, समझना, क्योंकि ग्रेविटी पोल पे ज्यादा है, तो अगर मैं पोल पे खड़ा हो गया, मैं पोल पे खड़ा हूं, बाजू में बैर वगैरह, और अगर मैंने वहां पे एप्पल छोड़ा, सर एप्पल क्यों छोड़ना है यार, ये टॉपिक पे रहो यार। अगर मैं पोल पे हूं, आजू बाजू बेयर्स वगैरह है, और अगर मैं यहाँ पे एप्पल छोड़ रहा हूं, तो एप्पल इक्वेटर के कंपैरिजन में जल्दी नीचे गिरेगा। सर ये बहुत जल्दी होगा क्या? नहीं, बहुत जल्दी नहीं होगा, हल्का सा ही डिफरेंस है। देखो 9.8, 9.7, 9.8, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हल्का सा जल्दी नीचे गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है पोल पे। अब अगर मैं इक्वेटर के ऊपर, अब इक्वेटर पे बहुत तगड़ा धूप है, तो इस केस में अगर मैं एप्पल छोड़ूंगा तो पोल के हिसाब से हल्का सा स्लो में गिरेगा। अब ध्यान से सुनो, ये विजिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं छोड़ूंगा तो हमको दिखेगा कि हाँ स्लो में गिर रहा है। बहुत माइन्यूट का फर्क है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, 9.8, 9.7। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ हमारा वैल्यू ऑफ जी चेंज होता है। ये पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने इसको पार्ट समझ डाला तो लाइफ जिंगल आला। अब आगे, इसके अलावा बच्चों, जो मेरा वैल्यू ऑफ जी है वो और भी एक तरीके से बदल सकता है। दैट इज इट कैन चेंज विथ हाइट, चेंज विथ हाइट, चेंज विथ हाइट, हाइट, चेंज विथ हाइट। अब बच्चों मुझे बताओ, जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मास के ऊपर, और ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, दैट इज डिस्टेंस के ऊपर। अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूं, आप ही मुझे बताओ, अब मैं सरफेस पे खड़ा हूं, मैं कूदी मार रहा हूं, अब जब मैं कूदी मारूंगा तो जो ग्रेविटी है क्या मुझे वो पुल करेगा? तो उसने मुझे पुल किया। अब मैं थोड़ा ना बिल्डिंग के ऊपर चला गया, समझो कि मैं वो बिल्डिंग के ऊपर चला गया, क्या नाम है उसका, बुर्ज खलीफा। अब ऊपर चला गया, अब मैं ऐसे कूदी मार रहा हूं। अब बच्चों होता ये है, क्योंकि मैं सरफेस पे था, सरफेस पे, तो डिस्टेंस कम था, ग्रेविटी ज्यादा। अब मैं चला गया बुर्ज खलीफा के ऊपर, क्या मैं अच्छा खासा ऊपर आ गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, डिस्टेंस ज्यादा, ग्रेविटी कम, तो ग्रेविटी हल्का सा कम हो जाएगा, एकदम हल्का सा, नेग्लिजिबल। अब मैं चला गया माउंट एवरेस्ट के ऊपर। अब मुझे बताओ, क्या अर्थ के सेंटर से मैं ऊपर जाते जा रहा हूं, मैं हाइट पे जाते जा रहा हूं? जब मैं हाइट पे जा रहा हूं तो क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है? अब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगा, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, तो वो कम होगा। तो अगर मैं चला गया माउंट एवरेस्ट के ऊपर और कूदी मारूंगा तो एकदम स्लाइटली नेग्लिजिबल अमाउंट में मेरा ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। अब मैं चला गया और ऊपर, अब मैं चला गया एरोप्लेन के पास। अब एरोप्लेन के पास से जब मैं कूदी मारूंगा तो मेरा ग्रेविटी ना और कम हो चुका रहेगा। क्यों?
क्योंकि अब मैं एरोप्लेन में जा चुका हूं ना, मतलब मेरा हाइट और ज्यादा बढ़ चुका है। अब हाइट और बढ़ चुका है, डिस्टेंस और बढ़ चुका है, डिस्टेंस ज्यादा, ग्रेविटी कम, तो ग्रेविटी कम हो चुका है। अब ऐसे करते 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 मैं चला गया और ऊपर। अब मैं चला गया अर्थ के सरफेस के बाहर। अब मैं अर्थ के ऊपर खड़ा था, अब मैं जो मेरा एटमॉस्फेयर है मैं उसके ऊपर बाहर चला गया, यूनिवर्स में, मतलब कि मैं स्पेस में चला गया। अब जब मैं स्पेस में गया, मुझे बताओ क्या मेरा डिस्टेंस और बढ़ गया? तो स्पेस में ग्रेविटी बहुत कम लगता है। अगर मैं और दूर जाऊंगा, स्पेस में भी अर्थ के फील्ड से बाहर चला गया, तो इस केस में क्योंकि मेरा डिस्टेंस अर्थ से बहुत ज्यादा दूर चला गया, बहुत बढ़ गया, तो ग्रेविटी वहां पे नेग्लिजिबल होता है। यही कारण है कि स्पेस में हम सब खड़ा हुआ आज भी तैरते रहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे ग्रेविटी कम होगा। अगर मैं एकदम ऊपर चला गया, इतना ऊपर कि वहां पे ग्रेविटी लगेगा नहीं, मतलब धीरे धीरे, अभी मैं ग्रेविटी कितना 9.8, ऊपर गया 9.7, और ऊपर गया 9.6, 9, 8.5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फिर आप बाहर, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। समझा? तो ऐसे हमारा हाइट के हिसाब से हमारा ग्रेविटी कम होता है। सिंस जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस, क्योंकि रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस ज्यादा, ग्रेविटी कम। तो इसके हिसाब से इफ वी गो अबाउट द सर्फेस ऑफ अर्थ, अगर मैं अर्थ के ऊपर जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाइट इंक्रीजेस, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये है हमारा चेंज विथ हाइट। जो हमारा थर्ड है वेरिएशन, वो है बच्चों हमारा वेरिएशन दैट इज चेंज विथ डेप्थ। डेप्थ मतलब, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, अंदर। तो बच्चों लॉजिक लगाओ। अब मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर हूं, पहले सरफेस की बात कर लो, यहां वाला। अब सरफेस पे खड़ा हो तो सरफेस पे हमारा ग्रेविटी मैक्सिमम होता है, सरफेस पे हमारा ग्रेविटी मैक्सिमम होता है। अब सरफेस पे जो पोल है, पोल पे तो और मैक्सिमम होता है। सरफेस में जो इक्वेटर है थोड़ा कम होगा पोल के मुकाबले, तो सरफेस पे ऐसा कुछ ग्रेविटी तगड़ा देता है। अगर हाइट पे गया तो ग्रेविटी कम, क्यों? डिस्टेंस बढ़ रहा था। अब आ जाओ डेप्थ के ऊपर। अब बच्चों यूजुअली मुझे बताओ, इफ वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर मैं अर्थ के सरफेस से अंदर चला गया, सेंटर अंदर है, मैं और अंदर चला गया, अंदर चला गया, सर मजा आ गया। अगर मैं अंदर चला गया तो डिस्टेंस सेंटर से कम हो गया। अगर डिस्टेंस कम हो गया इसका मतलब ग्रेविटी बढ़ गया। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ रेडियस डिक्रीजेस, देयरफॉर जी शुड बी इंक्रीजेस, हमारा जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, ऐसा हमको लगता है, पर ऐसा होने वाला नहीं है। बच्चों याद रखो, हमारा जो वैल्यू ऑफ जी है वो डेप्थ में भी बढ़ने वाला नहीं है, वो घटता ही है। पर सर क्यों घट रहा है? घट इसीलिए रहा है बच्चों, आपको मैं बात बताता हूँ। हाँ, कहाँ बताऊँ? यहाँ पे बताता हूँ। अब बच्चों देखो, ये मेरा अर्थ है, वाव। अब अर्थ है, मैं यहां पे खड़ा हूं, तुम यहां पे खड़े हो। अब जब तुम सरफेस पे खड़े होते हो, तुम जहां पे खड़े होते हो, सेंटर यहां पर है, तो तुम्हारा ग्रेविटी तुम जहां पे खड़े हो वहां के एरिया से मापा जाता है। तो अगर मैं सरफेस पे खड़ा हूं तो मेरे लिए ग्रेविटी पूरा सरफेस के लिए माना जाएगा। अब अगर इस केस में मेरा आर का वैल्यू इतना है जो कि नॉर्मल है, अरे हाँ या ना? अब हो ये रहा है, अब हो ये रहा है, ध्यान से सुनो। अब हो ये रहा है कि तुम चले गए अर्थ के नीचे। अब क्योंकि अर्थ के तुम अंदर आ गए, तो इस केस में जो मेरा डिस्टेंस है, ये तुम ये मत सोचो कि कम हो गया। अरे बच्चों डिस्टेंस है ना, कम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अंदर आ गया। तो मेरे लिए जो जहां से ग्रेविटी मापा जाएगा वो है ना, ये वाला पार्ट होगा। अब मेरे लिए ग्रेविटी इसके हिसाब से नहीं मापा जाएगा, मैं जहां पे खड़ा होता हूं वहां से अपना ग्रेविटी मापा जाता है, वो एरिया से। तो क्योंकि मैं अंदर आ गया, तो ऐसा मत सोचो कि यहां के मुकाबले मेरा आर का वैल्यू कम हो गया, देखो अब पहले इतना था अब इतना आ गया। अरे नहीं रे बच्चों, मैं जहां पे खड़ा हूं ना, ग्रेविटी ना उसके इतने एरिया के लिए मापा जाएगा, तो आर का वैल्यू अभी भी आ रही है, उतना ही है। मैं जहां पे खड़ा उसके हिसाब से बदला नहीं। लेकिन बात ये होती है, जरा इसको पढ़ो, बट एज वी गो बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, बिलो द सर्फेस, जब मैं सर्फेस के नीचे चला जाता हूं तो उस टाइम पे रेडियस डिक्रीजेस, मेरा हल्का फुल्का आर का वैल्यू तो कम हुआ ही, तो मुझे मालूम पड़ ही रहा है, बट द मास कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो डिक्रीजेस। अब मुझे बताओ, पहले मेरा जहां से मैं फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल्स टू बड़ो जी यम अपॉन आर का स्क्वायर।
अब जब मैं बड़ो एम में, बड़ो एम क्या है, वो अर्थ का मास है ना। जब मैं यहां पे खड़ा था तो अर्थ का मास इतना ज्यादा था। अब जब मैं नीचे आ गया, ग्रेविटी कम हुआ, सॉरी डिस्टेंस कम हुआ, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं जहां पे खड़े होता हूं मेरा मास भी कम आ जाएगा। क्या मैं कहूं मेरा जो मास था पहले इतना ज्यादा था, अब वो गिर गया बहुत, तो मेरा मास बहुत कम हो गया। अरे हाँ या ना। तो जब मैं डेप्थ में जाता हूं तो मेरा डिस्टेंस तो कम हो ही रहा है, लेकिन जो मेरा मास है, मैं जहां पे खड़ा होता हूं वहां से मास गिना जाता है। तो मेरा मास पहले अर्थ बाहर से इतना था, अब मैं अंदर आ गया अर्थ के, तो मास मेरे लिए इतना ही सही मापा जाएगा। तो जो अर्थ का मास है, क्या अर्थ का मास बहुत कम हो गया सर, पर डिस्टेंस कम हुआ ना। अरे डिस्टेंस कम हुआ, ग्रेविटी ज्यादा। अरे बच्चों ये तो बात सही आप बोल रहे हो, लेकिन जो हमारा मास है अब वो कुछ ज्यादा ही कम हो गया है। तो भले ही इसका इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन हमारे मास का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो क्योंकि मास कम तो ग्रेविटी भी कम, तो हमारा ग्रेविटी बढ़ता नहीं है, हमारा ग्रेविटी कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बट एज वी गो बिलो द सर्फेस रेडियस डिक्रीजेस, हाई डिस्टेंस कम हो रहा है बट मास कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो डिक्रीजेस, हमारा मास भी घट गया। अब क्योंकि मास घट गया, पहले मास बहुत ज्यादा था, सडनली बहुत ज्यादा घट गया, तो मास ज्यादा घट गया तो इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो मास ज्यादा घट गया तो ग्रेविटी भी घट जाएगा। Therefore, since gravity directly proportional to the mass, मास घट गया तो ग्रेविटी भी घट जाएगा, वैल्यू ऑफ g also decreases। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अगर आप ऊपर जाओगे ग्रेविटी कम होगा, अगर आप नीचे जाओगे ग्रेविटी कम होगा, अगर आप सरफेस में खड़े रहोगे तो ग्रेविटी मैक्सिमम है। अब सरफेस पे भी पोल पे मैक्सिमम है और इक्वेटर पे थोड़ा सा कम है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये हो गया बच्चों हमारा वेरिएशन ऑन वैल्यू ऑफ जी। तो मैं यहां पे थोड़ा और चीज इंक्लूड कर देता हूं शॉर्ट में, जैसे मैंने ये बताया वैसे आपको ये चीज बता देता हूं। और तो मैं यहां पे लिखूंगा कि अगर मैं हाइट पे जाऊंगा तो ग्रेविटी कम होगा, अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा तो ग्रेविटी कम होगा। एक और चीज, क्या हो अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे आ जाओ, क्या हो अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे आ जाओ। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे आ गए, देखो रेडियस तो बहुत ही कम हो गया, अरे हाँ ना, रेडियस बहुत कम हो गया, वो तो मैं मान रहा हूं, लेकिन क्या मैं बताओ, अगर आप सेंटर पे आ गए तो आपके लिए तो अर्थ का मास खत्म ही हो गया ना। जब आप ऊपर थे तो मास इतना ज्यादा था, अब जब अंदर है तो मास कम हो गया, और जब सेंटर पे आ गए तो मास तो जीरो हो गया ना। अब जब आपका मास ही जीरो हो गया, फॉर्मूला क्या चला गया आपका, जब मास ही जीरो हो गया तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा क्या? नहीं। तो मैं बोलता हूं कि जब अपन सेंटर ऑफ अर्थ पे रहते हैं, ये भी आप लिख दो, आपके टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है, जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे होते हो तो उस टाइम पे आपका ग्रेविटी एकदम मिनिमम होता है और वो होता है जीरो। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ऊपर जाऊंगा ग्रेविटी कम, नीचे जाऊंगा ग्रेविटी कम, सेंटर पे गया ग्रेविटी जीरो, सरफेस पे रहूंगा तो मैक्सिमम, इस पे भी पोल में मैक्सिमम क्योंकि फ्लैट है, डिस्टेंस कम हो गया, ग्रेविटी बढ़ गया। इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है, ग्रेविटी कम हो गया, तो वहां पे ग्रेविटी मिनिमम ऑन द सरफेस। तो ये है बच्चों हमारा पूरा शॉर्ट समरी ऑफ आज का टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और वो कैसे बदल रहा है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या मेरे सारे लेक्चर क्लियर हो रहे हैं? तो बच्चों अगर तुमने लेक्चर पूरा देखा है, अगर तुमको पूरा टॉपिक समझ में आया है, तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। इसके अलावा इसके पहले हमने और 2 लेक्चर बना दिया है, तो तुम्हारे प्लेलिस्ट में वो आ चुका होगा। अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लो। एक सीक्वेंस अपन चल रहा है, सीक्वेंस में तुम भी चलोगे, ज्यादा बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आएगा। आज लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछते ही है इस चैप्टर में से। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, उससे एक्सरसाइज पे जाओगे, तो वहां पर भी इसके सवाल वगैरह आए हुए हैं, दैट इज वेरिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। तो बच्चों ये मेरा आज का लेक्चर है। लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और प्रॉपर वे में टॉपिक को धीरे धीरे टेक्स्ट बुक से भी पढ़ते पढ़ते खत्म करो। ट्राई करो कि मैं एक्सरसाइज के आंसर्स वगैरह भी पढ़ लूँ, ताकि चैप्टर का मैं वेट ना करूँ एंड तक का। समझा? अपन फिर से कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, तोड़ कॉन्सेप्ट, और अपन उस अगले लेक्चर में उसको भी कवर करा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।